नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विमेन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि स्ट्रेस का क्या मायना है। जैसे कि आज का टॉपिक है स्ट्रेस एंड मेटाबॉलिज्म। सो इन जनरल टर्म्स जो हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, तो हम एक ये स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन किसी ऐसे स्टिमुलस के कि जिससे हमारा कोई मेंटल या दूसरा या फिजिकल इस इक्विलिब्रियम में फ़र्क आता है। तो इसमें स्ट्रेसफुल इवेंट के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, सो हम ये सब डिस्कस करेंगे। इसी तरह मेटाबॉलिज्म के मायने में हम जनरली ये कह सकते हैं कि ऑल दोज रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी के सिस्टम के अंडर जो अकर कर रही हैं, जिसमें तुम्हारा फूड की जो एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म या कि फूड की सिंथेसिस या ब्रेक डाउन और एनर्जी प्रोविजन होना, इन सब से रिलेटेड होती है। जी डॉक्टर साहब, इसका स्ट्रेस का और मेटाबॉलिज्म का कनेक्शन क्या है? स्ट्रेस जो आपको पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसमें बॉडी में काफ़ी चेंजेस आती हैं और कुछ स्ट्रेस तो नॉर्मल है। स्ट्रेस को अब जब हम साइंटिफिकली देखते हैं तो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी के कुछ एक रिएक्शन होता है जिसको हम आम भाषा में कहते हैं ए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जिससे हम स्ट्रेस को फाइट कर सकते हैं। पर इसी दौरान इस दौरान बॉडी में कुछ केमिकल्स या हार्मोन जो रिलीज होते हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि हम मेनता इसमें बात करेंगे कॉर्टिसोल की। एक हार्मोन है जो कॉर्टिसोल, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। सो ये कॉर्टिसोल जो है ये हमारा बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है उस टाइम पे। सो इससे क्या होगा कि अगर इसकी जो मात्रा बढ़ गई है उससे हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारा इंसुलिन की इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, और के फलस्वरूप धीरे धीरे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा इंसुलिन के और शुगर के बढ़ने से जो हमारा मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है इन दोनों चीज़ों में, वो अफेक्ट होता है। तो ये इससे हमारा ओबेसिटी की तरफ बढ़ना स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक नटशल में हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है डिले होना शुरू हो जाता है स्ट्रेस के रिलेटेड। जी। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह के इफ़ेक्ट्स हैं, या थोड़ा और आप विस्तार से हमारे लिसनर्स को बताएं कि स्ट्रेस का हमारे मेटाबॉलिज्म को कैसे इफ़ेक्ट करता है? जी, जैसे कि आपने पूछा, तो हमारे बॉडी को हमेशा ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देना ही होता है स्ट्रेस की सिचुएशन में, और ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है कि स्ट्रेस से हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स देना है। उसके लिए एक हार्मोन, खास हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से है, ये कॉर्टिसोल। तो ये कॉर्टिसोल हमें उस कार्य में तो हेल्प करता ही है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, पर इसके अलावा इसके जो बाकी जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे को नुकसान कर सकते हैं अगर ये हम क्रॉनिक स्ट्रेस के अंडर रहें। सो क्रॉनिक स्ट्रेस की कुछ सिचुएशन होती है। सो हार्मोनल लेवल पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो अगर बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है उस टाइम पे इस दौरान क्रॉनिक स्ट्रेस के, तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। सो हमारी इंसुलिन की और ग्लूकोज की दोनों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे हमारा ये जो वाइटल मेटाबॉलिज्म है, ये जो पार्ट्स हैं, इसमें फ़र्क आ रहा है। तो हमारा डायबिटिक की तरफ जाना भी स्वाभाविक हो रहा है, ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। सो इसी कॉर्टिसोल के मद्देनज़र हमारे थायराइड के कुछ हार्मोन्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। सो ये सारे हार्मोनल सिस्टम की अफेक्टेड होना लाजमी हो रहा है उस टाइम पे। सो इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो मैं सरल भाषा में कहना चाहूँ कि इस दौरान, स्ट्रेस के दौरान आपने देखा होगा कि हमारे कुछ लोग इसको रिलीव करने के लिए हंगर पैंग्स जैसे उस टाइम पे आ जाते हैं कि काफ़ी सारी शुगर या फैटी फूड्स या अनहेल्दी फूड्स वो लेना शुरू कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि ब्रेन का कुछ हिस्सा जो इन्वॉल्व है इसमें, तो वो इन्हीं चीज़ों से सेटिस्फाई होता है उस टाइम पे। सो स्ट्रेस से आप देख रहे हो कि हमारी कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी डाइट भी बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है और ये नेगेटिव इफेक्ट्स बॉडी पे आने शुरू हो जाते हैं। अगर लिमिटेड जगह पे स्ट्रेस है, जहाँ पे हमें ज़रूरी है वहाँ हम कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, दैट आवर बॉडी हैज़ टू रिस्पॉन्ड। बट अगर कोई क्रॉनिक स्ट्रेस पे रहेगा, हमेशा तुम स्ट्रेस की स्टेट में रहोगे, तो इट इज़ हैविंग अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म
एंड अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। जी ठीक है। तो अगर हम पर्टिकुलरली विमेन के बारे में बात करें, विमेन रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करते हैं और उनके सेहत के बारे में बात करें, उनको स्ट्रेस की वजह से उनकी बॉडी में या साइकोलॉजिकली कैसे उनको अफेक्ट करता है? देखिए, इसमें विमेन रिलेटेड इश्यूज तो है ही है। वैसे भी जनरली स्ट्रेस के काफ़ी रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि स्ट्रेस हमारे बॉडी में कई डिजीज़ के लिए कंट्रीब्यूटरी या रिस्क फैक्टर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपने पूछा है विमेन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। सो इसमें ये बता दूं कि ये पाया गया कि जो स्ट्रेस के दौरान, जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर स्ट्रेस आता है विमेन को, तो इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट ऑन दी ग्रोइंग बेबी, जो फीटस है। ठीक है, तो इसमें हमें ये एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस के दौरान, जैसे मैंने आपको बोला, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और उसके क्रॉनिक स्टेट में रिलीज होने पे जो काफ़ी नुकसान हो रहा है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक जा सकता है। सो एक तो ये है। ऊपर से ये है कि इसमें प्रेगनेंसी में हमने पाया गया कि इसमें लो बर्थ वेट बेबीज़ की संभावना भी हो सकती है और कुछ और फीटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये स्टडीज़ की गई है कि ये वाकई ऐसा है कि प्रेगनेंसी में अगर स्ट्रेस को सब्जेक्ट की जाती है वेमेन, तो दे हैविंग सच प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग हमने एक स्टडी हमने ये भी देखी है जिसमें पाया गया कि अगर एंग्जाइटी या दूसरी तरह की इशू से कोई ग्रस्त है विमेन प्रेगनेंसी में, तो दैट प्रॉब्लम इज देयर इवन इन द चाइल्ड लेटर ऑन। सो ये स्टडीज की गई है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात करेंगे, तो हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, इसी तरह जो इवन स्ट्रेस में, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई महिलाएं हैं मेंसेस में, उनको प्रॉब्लम आ जाती है, उसके दौरान भी अगर वो स्ट्रेस में रहेंगी तो उनको काफ़ी मिस्ड पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक कंडीशन है जिसका नाम है सेकेंडरी एमेनोरिया। सो ये काफ़ी तरह की प्रॉब्लम से वो ग्रस्त हो सकती है। जी, और आपने जिक्र किया था कि कुछ और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हैं, उसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताएं। जी जरूर। इसमें जैसे कुछ काफ़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रेस जिसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है या रिस्क फैक्टर्स है। उसमें मुख्यतः हम बात करते हैं तो इसमें हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं। तो हार्ट डिजीज, इसमें इंक्रीज रिस्क हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर का, या इसमें, और इसके अलावा अगर स्ट्रेस रिलेटेड अगर हम बात करें हार्ट पे क्या इफेक्ट है, तो इसमें एक स्ट्रेस के कारण हमने ये देखा गया कि लोगों की जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, उसमें भी चेंजेस आती हैं, जैसे कि स्मोकिंग, और इवन जैसे मैंने पहले कहा कि हंगर पैंग्स को वो सेटिस्फाई करते हैं, वो ओबिसिटी। सो ये इनडायरेक्टली स्मोकिंग और ओबिसिटी भी हार्ट डिजीज को और उस तरफ ले जाते हैं जी। इसके अलावा अस्थमा की हम बात करते हैं। सो इसमें काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया कि पेरेंटल स्ट्रेस जो है ये अफेक्ट करता है जो बच्चों को, जिसमें वो उनकी अस्थमैटिक होने में संभावना होती है। सो पहले जैसे कि मैंने ओबिसिटी के बारे में बताया था कि कॉर्टिसोल कैसे स्ट्रेस रिलेटेड उसमें प्रमोट करता है कि ओबिसिटी की तरफ बेली फैट को बढ़ाने में। इसके अलावा डायबिटीज़ जो है, ये जो जिसको हम शुगर कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, इसको भी, इस बीमारी को भी, ये दो तरह स्ट्रेस के कारण इसमें इफेक्ट आते हैं। पहला जो है कि स्ट्रेस से हमारी अनहेल्दी ईटिंग और ड्रिंकिंग ये प्रमोट हो रही है उस टाइम पे। ये बॉडी की नीड्स है, हंगर पैंग्स हैं, जिससे ब्रेन के एरियाज उन्हीं डाइट से सेटिस्फाई हो रहे हैं। आप देखते होगे कि फ्राइड फूड्स और ये सब की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिससे हमारे सैटिस्फैक्टरी सेंटर है जो वो कंट्रोल में रहता है। सो ये तो डायरेक्ट इफेक्ट है। दूसरा एक ये है कि इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया, कॉर्टिसोल्स के इंक्रीज होने से ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज होता है, और ये इस लेवल को ये आगे तक जाके टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए प्रॉब्लम करता है। इसी तरह ये स्ट्रेस जो है ट्रिगर है काफ़ी सारी हेडेक्स के लिए, इंक्लूडिंग माइग्रेन के लिए भी। हम टेंशन हेडेक्स की बात करते हैं और माइग्रेन की बात करते हैं। इसी तरह हमें इतना पता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी, दिस इज लिंक टू दी स्ट्रेस। उसके अलावा अब हम जीआईटी पे आ जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे आ जाते हैं। तो हमें मुख्यतः दो बीमारियों जो काफ़ी देखने में लगता है कि नहीं ये मामूली बात है, पर ये दे आर काफ़ी डैम सीरियस। सो इसमें यह है कि जर्ड का नाम आपने सुना होगा, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें एसिड वगैरह उछल के आता है बाहर। के अलावा एक बीमारी है जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो हमारे शरीर में कई प्रकार के अलग अलग लोग किसी तरह अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं स्ट्रेस के। तो कई लोगों में ऐसे आता है उनकी इंटेस्टाइन की मोटेलिटी इफेक्ट होती है,
जिससे ऐसा है कि उनकी जो डाइजेशन है वो इरेटिक रहती है, जैसे कि या तो वो ज़्यादा मोटाइल हो जाती है या फिर उसकी मोटिलिटी कभी रुक जाती है। सो उनको अल्टरनेट जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हमेशा के लिए रहती है। जी। और कुछ की तो इतनी स्टेजेस खराब हो जाती हैं कि जैसे ही वो कुछ खाते हैं दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट और रिटेन इन द बॉडी एंड दे हैव टू रश टू द टॉयलेट। सो दैट इज दिस ऑल हैज बीन लिंक्ड विद स्ट्रेस। सो ये काफ़ी जीआईटी पे कुछ असर कर रहा है। इसके अलावा इसमें जैसे हमने एक स्टडीज़ में ये भी पाया गया कि ये एक्सेलरेट करता है स्ट्रेस एजिंग को। हमारी एज बढ़नी जैसे शुरू होती है, एजिंग के इफेक्ट जल्दी इसमें आने शुरू हो जाते हैं। सो इसमें स्टडीज़ में ये कुछ पाया गया है। इसी तरह इसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी इसका रोल पाया गया है। सो ये कुछ मेन इसमें जो डिजीज़ है जिसमें स्ट्रेस की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाई गई है। इसके अलावा जैसे कि मैंने विमेन इश्यूज डिस्कस किए हैं, प्रेगनेंसी में, मेंसेस में। और आपने जिक्र किया था कि कुछ और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हैं, उसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताएं। जी ज़रूर, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करें। सो मैं एक चीज़ और ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि स्ट्रेस के लिए हमारे बॉडी या माइंड को काफ़ी स्ट्रेसर्स इफेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम स्ट्रेसर्स बोल रहे हैं। कंट्रोलेबल भी होते हैं, नॉन कंट्रोलेबल भी होते हैं। सो अगर हम जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स में माने तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स में हम कह सकते हैं कि हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो हुई हमें अफेक्ट करती है, जो कि बहुत है आज। हाँ, जो आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे हमेशा हताश रहते हैं, सेल्फ फेसिंग रहते हैं, कुछ ट्रैश टॉक करते हैं, अरे भाई मेरे से ये नहीं होता, ये मैं ऐसा हूँ, ये सारी चीज़ें। सो ये स्ट्रेस का इनडायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग आवर मेटाबॉलिज्म आल्सो। जब हम ऐसी टॉक करते हैं, ऐसी थिंकिंग रखते हैं, हम ये भूल रहे हैं कि उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो रहा है और हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है। सो अगर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा तो उसके दुष्परिणाम सामने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने वो सारी डिजीज़ वगैरह गिनाई हैं आपको, लेडीज़ में अलग तरह की और बाकी जो लोगों में अलग तरह की। सो ये हमें इस सेल्फ टॉक जो है, जो ट्रैश या नेगेटिव है, उसको कट ऑफ कर दें। सो ये एक है, इतना आसान है, इसके कई अलग अलग तरीके हैं। सो अभी हमें जो हमारा यूथ है या हमारे टीनेजर्स है, दे हैव टू बी गाइडेड और काउंसल्ड प्रॉपरली। उसमें हमें उनको इस तरह की काउंसलिंग करनी है कि आप हमारी जो रीअसेस द सिचुएशन, अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है, काफ़ी स्ट्रेसफुल है उनकी लाइफ में, तो उनको रीअसेस करना है कि मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इस सिचुएशन के बारे में, तो मैं किसको लेके चलूँ साथ। तो नेगेटिव पॉइंट्स को साथ रख के जाने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, जो उस प्रॉब्लम के लिए भी और उसकी बॉडी के लिए भी। सो एक तो ये है। उसके बाद हमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव हर प्रॉब्लम का देखना चाहिए कि हाँ भी इसका सोल्यूशन ये हो सकता है और ये प्रैक्टिकल है। इसके अलावा कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि योगा का रोल बहुत बड़ा है इसमें, साथ ही मेडिटेशन में। सो ये हमारे यूथ को या टीनेजर्स को या एल्डरली या कोई भी, तो इनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हमें उस टाइम पे जो प्रॉब्लम है प्रेजेंट, उसमें ही रहना चाहिए। अब पास्ट और फ्यूचर को लेके हर टाइम पे हर क्षण में चलेंगे तो स्ट्रेस जो है, जो कंट्रोलेबल फैक्टर में आ रहा है उसके स्ट्रेस के, वो हमारा बढ़ता ही जाएगा, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म क्रॉनिक स्ट्रेस में आ जाएगा और इफेक्ट होगा। अभी आपको जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का यूथ सुन रहा है, तो उनको आप क्या एक खास कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी ज़रूर। मैं उनको सिर्फ ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा, ये भी एक स्ट्रेस वर्ड आ रहा है, कि आप अपनी जो हॉबीज़ है, जो आउटलेट्स है, वो ज़रूर रखिए और कुछ टाइम अपने दिनचर्या में, अपने एकेडमिक शेड्यूल में ज़रूर निकालिए जो अपनी हॉबी को डाइवर्ट करें, और पॉजिटिव थिंकिंग लेके ही हमेशा चलिए। और अगर जैसे मैं हॉबीज़ में बात कर रहा हूँ, इसमें आपका कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा योगा और मेडिटेशन, आप एक बार ज़रूर इसकी ओर एक ट्राई करके देखिए कि ये चीज़ वाकई ही इतनी लाभदायक है कि यू विल बी फॉर एवर कंपेल्ड टू टेक अप दिस एक्टिविटीज़। और इसके अलावा जैसे कि हमने पॉजिटिव थिंकिंग की बात की है, और पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब स्टॉप दी ट्रैश थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। हमेशा पॉजिटिव रहो और दूसरों को भी पॉजिटिविटी दो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए हमारे लिसनर्स और स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स।